चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लिबरलाइजेशन के बारे में, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, उसके बारे में कि क्या था वो, किस वजह से आया। ये तो आप सब समझ ही चुके हैं कि किस वजह से लिबरलाइजेशन वगैरह हमारी इंडियन इकोनॉमी में आया। रीज़न्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आईएमएफ वगैरह ने कहा था, सजेस्ट किया था कि भाई अपनी इंडियन इकोनॉमी को आप क्या कीजिए, ओपन इकोनॉमी बनाइए, ठीक है, अपने रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कीजिए। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ें सजेस्ट किया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने किया, और वो भी 1990s में, 1991 में कि ये बातें हैं। तो वो अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन। अब हम लोग ये समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो थोड़ा अब ये समझ लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है क्या, कैसे है। और मैंने पहले भी बताया था जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि इन डेप्थ पढ़ेंगे, और क्योंकि एमसीक्यूज़ वगैरह भी बनते हैं तो हमें हल्के में नहीं लेना है। ये आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 10 मिनट में कहीं पे भी एक चैप्टर कवर हो जा रहा है तो बहुत मज़ा आ जाए, या फिर अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि 10 मिनट में एक चैप्टर या 15 मिनट में एक चैप्टर कवर करा दे रहा है, तो उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है कि भाई वो तो शॉर्ट में कवर करा दे रहा है। बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, आप एमसीक्यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर वो सारे लेक्चर के आप हैबिचुअल बनते हैं। तो अगर इन डेप्थ कोई पढ़ा रहा है तो मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा है तो फिर उससे नुकसान आप ही का है, ठीक है। ऊपर ऊपर आपको नॉलेज हो जाएगी जो कि एमसीक्यूज़ में आती नहीं। इन डेप्थ पूछता है, इन डेप्थ पूछेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप इन डेप्थ पढ़ाई करें, कहीं से भी पढ़ें, इन डेप्थ पढ़ें, लाइन बाय लाइन जाइए, जिससे कि सारी चीज़ें आप कवर करें, कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, क्योंकि वो 20 मार्क्स आपके रिस्की भी हैं और बेनिफिशियल भी हैं, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से इन डेप्थ पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इन डेप्थ नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए रिस्की है, फिर तो वो आप सही कर ही नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे सही, बताइए। 4 ऑप्शन रहेगा, आप या फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, या उसने डेफिनेशन पूछ ली, आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे आप, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इन डेप्थ पढ़िए, जो भी पढ़िए इन डेप्थ पढ़िए। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो इट इम्प्लाइज, थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ना है, समझना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई ट्रेन नहीं पकड़ रहे, ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो धैर्य रखिए, सब कवर होगा, और हैव पेशेंस, बस मैं यही बोलूँगा, ठीक है। धीरे धीरे मेरे साथ आप करते चले जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी हमारे पास पूरा 6-7-8 महीने के करीब हैं, हम आराम से कवर कर लेंगे। बस जितना जितना मैं कवर कराता जाऊँ, इतना इतना आप पढ़ते चलिए, मेरे साथ साथ चलिए, बस इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वरना ये पेंडिंग हुआ तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि जो मेडिसिन्स होती हैं वो धीरे धीरे काम करती है ना, सुबह दोपहर शाम आप ऐसे लेते जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन की दवा एक ही बार में खा लिया और ठीक हो गए, तो ठीक नहीं होंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे फिर। चलिए खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ दी ओनरशिप। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि शेडिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो खुद की एंटरप्राइजेस हैं उसकी ओनरशिप या उसके मैनेजमेंट को शेडिंग ऑफ कर देना, यानी कि ख़त्म कर देना। अब ये ख़त्म कैसे होगी, तो ये हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि ये 2 तरीके से ख़त्म होगी। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन 2 वेज, बाय विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। या तो गवर्नमेंट क्या करे, ओनरशिप और मैनेजमेंट को विड्रॉ कर ले, ठीक है, किससे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज से। और या बाई आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या तो फिर आउटराइट वो क्या करे, सेल ही कर दे पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, तब भी हो सकता है प्राइवेटाइजेशन। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझना चाहें तो समझ जाइए, एक ही बार में आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। पहले हम वो एग्ज़ाम्पल समझते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि आप एक बिज़नेस रन कर रहे थे। अब जब आप बिज़नेस रन कर रहे थे तो आपने देखा कि आपका जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से प्रॉफिट अर्न करके आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसे में आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा कि यार एक काम क्यों ना करें, क्यों ना कोई जो बिज़नेस अच्छा रन कर रहा है, क्यों ना हम कुछ अपना बिज़नेस का हिस्सा
यानी कि अपने बिज़नेस का ओनरशिप, या फिर अपने जो हमारा जो बिज़नेस में मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हो सकता है अच्छी तरीके से हमारे बिज़नेस का नहीं कर रहा हो काम, तो एक काम करते हैं वो पार्ट उस बंदे को दे देते हैं। फिर जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, क्योंकि अब वो आकर के काम करेगा, वो अपने सारे बंदे लगाएगा, तो जो प्रॉफिट होगा तो दोनों क्या करेंगे, बांट लेंगे। इससे मेरा नुकसान भी नहीं होगा और प्रॉफिट का प्रॉफिट हो गया, उस बंदे का भी प्रॉफिट हो गया, होने दो, लेकिन हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा, हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तो ये फ़ायदा है, और दूसरा ये कि आप अपनी पूरी की, अब आप इतने परेशान हो चुके हैं अपनी कंपनी से क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं रही है, तो आपने क्या किया, उठा करके पूरा का पूरा उसको बेच ही दिया कि ले भाई तू ही खरीद ले और तू ही अपने बिज़नेस को रन कर। ठीक है, तो दो तरीके से आपने क्या किया कि अपने जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को आपने हटा दिया। दो तरीके से हटाया। एक तो कुछ पार्ट आपने हटाया जिसमें आपने देखा कि क्या किया, आपने अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज किया, उसकी ओनरशिप को चेंज किया। और एक तो ये आपने स्टेप लिया कि पूरा का पूरा सेल आउट कर दिया। ठीक है, अब इसी को हम लोग गवर्नमेंट के फॉर्म में समझते हैं। गवर्नमेंट के पास भी ऐसे ही कई यूनिट्स हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, अच्छी तरीके से रन नहीं कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि यार ये अच्छी तरीके से रन नहीं कर रही हैं, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हमें लॉस ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, क्यों हम लॉस ज़्यादा सफ़र करें, हम क्यों ना इसका ओनरशिप या मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दें। ठीक है, जिससे कि वो हमारे बिज़नेस को अच्छी तरीके से रन करें, और जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा, कुछ हिस्सा उन्हें मिल जाएगा, कम से कम हमें लॉस तो नहीं होगा। एक तो ये वो सोच सकते हैं, पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा ये सोच सकते हैं कि एक काम करते हैं यार, इतना कौन झाड़ पाले, ऐसा करते हैं कि ये पूरा का पूरा सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्या करते हैं, आउटराइट सेल कर देते हैं, है ना, अपना बिजनेस ही बेचो और सीधा प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वही अपना जो भी करना हो करे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो कि जेपी ग्रुप है, जेपी ग्रुप ने कई सारे ऐसे सीमेंट की कंपनीज़ हैं उनको ख़रीदा है, गवर्नमेंट की ही सीमेंट की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं उनको ख़रीद लिया उन्होंने। ठीक है, जो अच्छी तरीके से रन नहीं कर रही थी, अब जो लॉस में रन कर रही थी, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। जेपी ने ख़रीदा है, फिर अभी एक लास्ट ईयर जेपी के ही कुछ जेपी ग्रुप की कुछ चीज़ों को बिरला वालों ने ख़रीदा। तो ऐसे खरीद फरोख्त चलते रहता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। या तो कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को दे दो अपनी कंपनी का, गवर्नमेंट सोचती है कि हम अपनी कंपनी का कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, वो अपना अच्छी तरीके से करेंगे, प्रॉफिट में आएंगे और हमें भी देंगे, या एक काम करते हैं पूरा का पूरा बेच देते हैं। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। प्राइवेट को देना प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को देना ही प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ अ PSEs टू द पब्लिक इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अगर कुछ पार्ट आपने दिया प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने अपनी ही कंपनी का कुछ पार्ट दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। समझ आया। द पर्पस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट्स मॉडर्नाइजेशन। क्यों करेगी गवर्नमेंट ऐसा, रीज़न भी तो होना चाहिए ना, आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा वो क्यों करती हैं। ऐसा इसलिए करेंगी जिससे कि उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव करे, यानी कि वो प्रॉफिट वगैरह में आना शुरू हो जाए। दूसरा ये कि मॉडर्नाइजेशन भी हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फिर क्या करेगा, अपने टेक्निक्स वगैरह चेंज करेगा, थोड़ा मॉडर्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, डिसइन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर ले लेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो वो काम करता रहेगा ना, उसमें अच्छी तरीके से मॉडर्न करेगा। हम ट्रेडिशनल वे में काम करेंगे, वो मॉडर्न वे में करना शुरू कर देंगे, तो ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों मिक्स होकर के अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इट वॉज ऑल्सो एनविसेज्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ वुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs। वही बात है कि प्राइवेट कैपिटल यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा लगेगा, जो उनके मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ लगेंगी, यानी कि मैनेजर्स वगैरह या कुछ इस टाइप से वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट ले करके आएंगे और पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे। वो क्या करेगा, वो पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर देगा, इम्प्रूव कर देगा। यही था पूरा का पूरा क्या, प्राइवेटाइजेशन। लेकिन अभी कहानी यहीं पे ख़त्म होती नहीं, अभी और भी है, हम लोग और भी समझ लेते हैं। तो आगे क्या है, द गवर्नमेंट एनविसेज्ड दैट
प्राइवेटाइजेशन could improve strong impetus to the inflow of FDI। FDI क्या होता है? FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो का मतलब होगा अंदर आना, यानी कि हमारे यहाँ आना। अब क्या होगा जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना, तो लोगों को ये लगेगा कि अबे यार ये इंडिया की गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसको दे रही है? प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, विदेश में जो बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी क्या करेंगे, आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जब बाहर के बंदे, आप बिजनेसमैन वगैरह आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इनफ्लो का मतलब ये कि जब बाहर के बंदे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, वो डॉलर्स वगैरह में ही करेंगे, पैसा आएगा, तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनका पैसा इनफ्लो के फॉर्म में आया भारत में। ठीक है, तो एक ये भी होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा अगर प्राइवेटाइजेशन आप करते हैं तो, यानी गवर्नमेंट करती है तो। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSUs बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई स्टेप ऐसे लिए हैं जिससे क्या हुआ है कि मैंने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। अब उनमें कई सारे स्टेप में कुछ स्टेप ऐसे हैं, कैसे स्टेप्स हैं ये समझ लो, कि उन्होंने ऑटोनॉमी दे दिया, कहा कि भाई आपको अगर मैनेजरियल डिसीज़न लेना है तो आप अपना डिसीज़न खुद ही लीजिए, हम उसमें टांग टीका टिप्पणी या हम उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, और बार बार हमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे अपने डिसीजंस खुद लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, आप इस चीज़ को समझिए। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने कि भाई आप अपना मैनेजरियल डिसीज़न लीजिए। क्योंकि अगर वो डिसीज़न नहीं लेते, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को अगर उन्होंने ऑटोनॉमी ना दी होती गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इससे क्या होता कि पब्लिक सेक्टर यूनिट छोटी छोटी डिसीजंस के लिए भी गवर्नमेंट से पूछती कि हाँ हम ये काम कर लें, हम वो काम कर लें, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती, फिर उस पर डिसीजंस देती, तो उसमें लगता टाइम, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आप ऑटोनॉमी ले लो, आप खुद से डिसीज़न लो, हम आपको डिसीज़न देंगे, फिर आप सोचोगे, फिर आप करोगे। इससे अच्छा है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले लीजिए, मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, तो फ़ायदा हो गया उससे, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्न। और कई पब्लिक और भी हुआ, देखो एक तो ये स्टेप लिया गया, दूसरा स्टेप ये लिया गया कि कुछ PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको क्या किया गया, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न में बांट दिया गया। क्यों ऐसा ग्रुपिंग किया गया, उनका ग्रुपिंग इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि महारत्न, अब याद कीजिए जैसे अकबर वगैरह के टाइम में भी हुआ करते थे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, कई सारे ऐसे थे, यानी कि जो जहाँ जितना ज़्यादा क्लोज होता था उसको महारत्न बोल देते थे, उससे थोड़ा कम नवरत्न बोल देते थे, उससे भी थोड़ा कम मिनी रत्न बोल देते थे। ठीक है, तो महारत्न वालों को ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती थी, फिर नवरत्न वालों को थोड़ा कम, फिर मिनी रत्न वालों को थोड़ा कम। उसी तरीके से भारत इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, कंपनीज़ को बांट दिया है। उनको ये पता चल गया कि महारत्न वाली हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स देंगी, ज़्यादा जो प्रॉफिट दे रही है उनको महारत्न में डाल दिया, जो लॉन्ग टर्म जिनमें कैपिटल ज़्यादा लगा उनको महारत्न में डाल दिया। कुछ क्राइटेरियाज़ हैं वो इन डेप्थ आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बस ये समझिए कि कैटेगराइज़ किया है इन्होंने, और कुछ स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह, जिससे जैसे जैसे जो भी इन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट करके महारत्न में बांटा कुछ कंपनीज़ को, कुछ नवरत्न में, कुछ मिनी रत्न में बांट दिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल देखेंगे तो डिटेल ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आपको कुछ समझ में आ भी जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ऊपर में बॉक्स 3.1 में नवरत्न और महारत्न के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या है, कैसे कैसे, या थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया और लग जाएगा। जो भी मैंने बताया वही चीज़ें होंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो महारत्न में हम देख लेते हैं, कुछ कंपनीज़ के नाम देख लेते हैं। महारत्न में जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। फिर नवरत्न में देखिए ज़रा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है,
महानगर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। फिर मिनी रत्न में देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये सभी किस में आ गए, मिनी रत्न में आ गए। तो ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ये पूरा का पूरा हमारा कवर होता है किसमें, प्राइवेटाइजेशन में। अगला मुद्दा हमारा ग्लोबलाइजेशन का है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फ़िलहाल के लिए प्राइवेटाइजेशन पर ही हम आपको छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे बार बार देखिए, इसको समझिए, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से आप इसको समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपका क्या होगा, एमसीक्यूज़ वगैरह पे पकड़ बनेगी और जो प्रैक्टिकल में वाइवा वगैरह होते हैं वो भी अच्छी तरीके से आप उसके भी जवाब दे सकते हैं। क्योंकि वाइवा में वो कहाँ से क्या पूछ ले, क्यों ऐसा करते हैं, कैसे ऐसा करते हैं। देखिए बहुत सारे रीज़न्स मैंने आपको ऐसे बताए जो आपको इस टॉप में आपने अभी लाइन बाय लाइन जा कर के मैंने पढ़ा है, तो वो सारे रीज़न्स इसमें दिए नहीं हैं, वो मैंने आपको बताएं। तो वो रीज़न्स हो सकता है कि वाइवा में पूछ ले कि बताइए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो रीज़न तो आपको बुक में दिया नहीं है। तो वो देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक की है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट मुद्दा हमारा ग्लोबलाइजेशन का होगा। ग्लोबलाइजेशन हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और पढ़िए, पढ़ते रहिए और मज़े करिए। थैंक यू।